हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में। सीरीज़ वही है चाइल्डहुड इन्फेक्शंस। तो इसमें हम लोग टॉर्च इन्फेक्शन कवर करेंगे, साथ के साथ हम लोग इसमें ही रूबेला भी कवर करेंगे। कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम के साथ साथ ही रूबेला भी कवर कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं टॉर्च इन्फेक्शंस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से और पीजी के लिए, ठीक है। तो टॉर्च इन्फेक्शन, ये जो 5 टॉर्च, ये जो TORCH है, ये हमारी 5 एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक T से, O से, R से, C से और H से। तो जो T है हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस। जो O होता है उसमें आते हैं हमारे अदर इन्फेक्शंस, जो भी मैं बताऊंगी। अदर इन्फेक्शंस में आ गया सिफिलिस आ गया जैसे, और आपका आ गया जीका वायरस, ठीक है, जीका हो गया। आर से आता है कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, ठीक है, रूबेला। सी से आता है साइटोमेगेलो वायरस का इन्फेक्शन, और एच से आता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और हर्पीज जोस्टर वायरस का, ठीक है। तो ये 5 एंटिटीज़ हैं, इन पांचों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो ऑल ओवर टॉर्च इन्फेक्शंस लगती हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन में मतलब प्राइमरी चीज़ क्या होती है? पैथोजेनेसिस। ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है वो होता है हमारा मदर में, ठीक है। मदर में प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, उसके बाद में जो उसका बच्चा होता है नियोनेट हमारा मदर से इन्फेक्शन लेता है, ठीक है। मदर से नियोनेट को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है। ये हमारा प्राइमरी मतलब चीज़ है जो टॉर्च इन्फेक्शन में होती है। बस सिफिलिस, इसमें याद रखने की बात क्या है, सिफिलिस एक अकेला ऐसा इन्फेक्शन है कि अगर ये लेटेंट भी होता है तो भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन लेटेंट फेज ऑल्सो, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मदर को सिम्टम्स आ ही रहे हो, वो तब भी ट्रांसमिट हो सकता है बच्चे को, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं याद रखने की कि देखो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो अगर हमारा कोई भी इन्फेक्शन पहले ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो ऑर्गेनोजेनेसिस अफेक्ट होती है, तो बच्चे में कॉन्जेनाइटल एनोमलीज देखने को मिलती है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज देखने को मिलती है, ओके। और कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया या सिफिलिस हो गया, इनके जो ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होते हैं। बाकी के जो हैं उनमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी से होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब कुछ चीज़ें जो मैं सिर्फ बोल दे रही हूँ आपको, मतलब वैसे समझ में आ जाएगी, उसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो इफेक्ट पड़ेगा, एंटीनेटल हो सकता है और पोस्ट नेटल हो सकता है। तो एंटीनेटल में क्या आएगा, जैसे एंटीनेटल अगर इन्फेक्शन फैल रहा है बच्चे में, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो या तो हमारा इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी, या फिर इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएंगे। सिफिलिस के केस में रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं, ऑप्शन गाइनी में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ये सब हो जाएगा। और क्या हो सकता है, प्री टर्म बेबी हो सकता है, उसकी डिलीवरी होगी तो प्री टर्म निकला बच्चा, ठीक है। पोस्ट नेटल में क्या होगा, जो बेबी है वो उसकी बर्थ हो गई है लेकिन उसको उस पर तब भी इफेक्ट्स तो आएंगे ही। उसमें मेनली जो हिमोलिटिक चेंज, मतलब कि हिमेटोलॉजिकल चेंजेस उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, या फिर आपका कह लो एनीमिया हो जाएगा। ये सब जो हमारी आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगी तो उसकी वजह से हेपेटोस्प्लिनोमेगेली हो जाएगी, और जॉन्डिस हो सकता है इस वजह से, ठीक है। जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये हमारे जो इन्फेक्शंस हैं, टॉर्च इन्फेक्शंस, उसका ऑल ओवर इफेक्ट ये रहता है, ठीक है। अब हम बारी बारी से एक एक करके इन इन्फेक्शंस को पढ़ेंगे। तो पहला टी से हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला हमने हेडिंग डाली टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अच्छा, मैं कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये जो सारे इन्फेक्शन हैं वो सारे के सारे कॉन्जेनाइटल ही हैं, क्योंकि मदर से बच्चे को हो रहे हैं। तो हम लोग इसको पूरा लिख रहे हैं कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओके। टॉक्सोप्लाज्मा से होता है, ये तो नाम से समझ में आ रहा है। अब इसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। कॉमन पॉइंट्स हैं कि जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसमें, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। मोस्टली जो होता है एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रांसमिशन हो जाएगा तो बच्चे में क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो सिम्टम्स मोस्टली मतलब एसिम्प्टोमेटिक ही रहेगा, ठीक है। मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक। अगर हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, इफ़ ट्रांसमिटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर,
ठीक है। तो जो हमारे बच्चा है वो उसमें सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, सिम्टम्स हमारे प्रेजेंट रहेंगे। अब हम इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। तो हम लोग क्लिनिकल फीचर्स हेडिंग डालेंगे, तो इसमें हमें देखने को मिलता है एक ट्रायड। कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में एक ट्रायड देखने को मिलेगा। उसमें क्या क्या रहेगा आपका, एक तो रहेगा कोरियोरेटिनाइटिस, ठीक है, कोरियोरेटिनाइटिस, प्लस एक रहेगा इंट्राक्रीनियल कैल्सिफिकेशंस रहेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अभी एक और जगह पे आएंगी, एक और जगह पे एक ट्रायड मिलेगा जहाँ पे ये दोनों चीज़ें कॉमन होंगी, ठीक है, इंट्राक्रीनियल कैल्सिफिकेशंस, ये हो गए। साथ में हमें देखने के लिए मिलता है इसमें हाइड्रोकेफेलस, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, याद रखने की, इसमें हाइड्रोकेफेलस मिल रहा है, एक जगह पे माइक्रोकेफेलस आएगा, ठीक है, जहाँ पे स्कल छोटा होगा, तो उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हाइड्रोकेफेलस मिलता है और इसमें मिल रही है इंट्राक्रीनियल कैल्सिफिकेशन और कोरियोरेटिनाइटिस। अच्छा, कैल्सिफिकेशन इसमें जो होती है वो डिफ्यूज़ मिलती है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक जगह पे अभी फोकल कैल्सिफिकेशन आ सकती आएगी, तो वो अलग डिजीज़ है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। इसमें मिलेगा कोरियोरेटिनाइटिस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन मिलेंगे जो कि डिफ्यूज़ होते हैं, और एक मिलेगा हाइड्रोकेफेलस, यानी कि सर बड़ा होगा बच्चे का, ठीक है, ठीक है। डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन का मतलब है पूरे ब्रेन में ऐसे स्कैटर्ड होंगे कैल्सिफिकेशंस, ठीक है। ये इसके हो गए क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ एक ट्रायड होता है, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ आती है इसका डायग्नोसिस कैसे बनाए, तो एक और हेडिंग डाल देते हैं डायग्नोसिस। इसके डायग्नोसिस के लिए लगता है देखो सैंडविच एलाइजा, ठीक है, डबल सैंडविच एलाइजा। तो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, सीरम से टेस्ट करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डबल सैंडविच एलाइजा टेस्टिंग करते हैं, डबल सैंडविच एलाइजा टेस्टिंग, ठीक है, ये करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये होता है IgM और IgA एलाइजा, ठीक है। ये वाली एंटीबॉडीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पढ़ाई होगा माइक्रो में क्या होता है डबल सैंडविच एलाइजा टेस्टिंग। एक एंटीबॉडी होती है जिसको फ्लोरेसेंट मतलब लगाते हैं उसमें कोई ऐसा मटेरियल, तो ये सब चीज़ माइक्रो में पढ़ रखी है, ठीक है। तो इसमें IgA एलाइजा जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, मोर सेंसिटिव होती है, ये याद रखने की बात हो गई। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करें, तो इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है ना, सारे बेबीज़ जिनको भी कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस से वो अफेक्टेड हैं उनमें सबको ट्रीट करना है। तो इसका ट्रीटमेंट रहता है पायरिमीथामीन प्लस सल्फाडाइजीन, ठीक है, प्लस सल्फाडाइजीन, ये रहेगा ट्रीटमेंट। ये हमें देनी है 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए लगेगा ये। और इसमें सप्लीमेंटेशन क्या यूज़ करते हैं, फॉलेनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉलेनिक एसिड या फिर ल्यूकोवोरिन भी यूज़ करते हैं लोग। ल्यूकोवोरिन ये हमारे सप्लीमेंट्स की तरह काम करेंगे, ठीक। तो ये हो गया एक तो चीज़। दूसरी चीज़ है, अब इसका प्रिवेंशन कैसे करें, जैसे कि ये तो ट्रीटमेंट है लेकिन हो ही ना, इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन ये है कि जो प्रेग्नेंट मदर है तो उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमेशा वॉश खाने चाहिए, अनकुक्ड फूड नहीं खाना है, ठीक है। और अगर मदर ऑलरेडी अफेक्टेड है तो ट्रांसमिशन को कैसे रोकें, ठीक है, मदर से बच्चे को ना हो। टू स्टॉप ट्रांसमिशन और टू डिक्रीज द ट्रांसमिशन, इसके लिए भी एक ड्रग है, वो ड्रग का नाम है स्पाइरामाइसिन, ठीक है, स्पाइरामाइसिन इस ड्रग का नाम हो गया। तो ये हो गया पायरिमीथामीन सल्फाडाइजीन, हमारा 1 साल के लिए लगेगा। फॉलिनिक एसिड ल्यूकोवोरिन सप्लीमेंट्स हो गए और स्पाइरामाइसिन होगा, ठीक है, स्पाइरामाइसिन ट्रांसमिशन को कम करने के लिए। तो ये हो गया टी से हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अदर इन्फेक्शन में आते हैं जीका वायरस और सिफिलिस, ठीक है, ये दोनों आते हैं, तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल सिफिलिस, सेकंड हमारी जो डिजीज़ रहेगी वो रहेगी कॉन्जेनिटल सिफिलिस। ये है कॉन्जेनिटल सिफिलिस, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, ये हमारी बहुत रेयर कंडीशन होती है, इतनी ऐसे बच्चे को होती नहीं है। तो ये हमारी ऐसी कंडीशन है जो कि रिकरेंट अबॉर्शंस के साथ एसोसिएटेड होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीडिया में नहीं तो ऑप्शन गाइनी में क्वेश्चन बन के आता है, रिकरेंट अबॉर्शंस किस में होते हैं, ठीक है, ये हमारा MCQ बनता है। तो रिकरेंट अबॉर्शंस
के लिए इसके साथ एसोसिएटेड होता है, और इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो मोस्ट कॉमन होता है आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन, यानी कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसका मतलब ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिटेड यूजुअली आफ्टर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के बाद इसका ट्रांसमिशन होता है। पूरा लिख देते हैं इसको। तो जनरली ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। 4 मंथ्स खत्म हो ही चुके तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो निकल ही गया ना, तो बचा क्या सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। अब इसमें लीजन्स किस टाइप के होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। अब मतलब कि क्लिनिकल फीचर्स पे आ रहे हैं अब हम। तो क्लिनिकल फीचर्स में एक तो होता है आपका अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट, दो होते हैं। तो जो अर्ली ऑनसेट वाला है वो हम इधर लिखेंगे, और लेट ऑनसेट हम इधर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो अर्ली ऑनसेट वाला है ना वो हमारा विद इन 2 ईयर्स होता है, मतलब बच्चे के शुरू के 2 साल में ही अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, और अगर आफ्टर 2 ईयर्स हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारी हैं। तो फर्स्ट में क्या है, एक तो हमारा होता है वेसिकुलर बुलस रैशेस मिलते हैं पाम्स में लेंगे और सोल्स पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई वेसिकुलर बुलस रैश ऑन पाम्स एंड सोल्स। दूसरी चीज़ है कि अगर हम एक्सरे करवाएं तो एक्सरे में हमें बोन्स का इन्फ्लेमेशन मिलता है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, एक तो पेरियोस्टाइटिस मिल जाएगा, पेरियोस्टाइटिस हो गया, मेटाफाइसिस का इन्फ्लेमेशन है, मेटाफाइसाइटिस हो गया, ठीक है, मेटाफाइसाइटिस हो जाएगा, और ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, ये हमारा एक्सरे पे मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इन लिम्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है बच्चे को, तो वो अपने लिम्स को मूव भी नहीं करता, तो ऐसे लगता है जैसे उसको पैरालिसिस है। तो मतलब पैरालिसिस नहीं है, ऑब्वियसली सीएनएस की वजह से नहीं हो रही है ये चीज़, बट वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं स्यूडो पैरालिसिस। और सिफिलिस के केस में इसका पूरा नाम क्या है, स्यूडो पैरालिसिस ऑफ पैरेट, ठीक है। तो स्यूडो पैरालिसिस ऑफ पैरेट। प्लस चौथी चीज़ जो है उसमें क्या है कि ओरल म्यूकोसा और नेज़ल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हमारा ओरल कैविटी से और नेज़ल कैविटी से कॉन्टीन्यूस डिस्चार्ज जो होता है वो होता रहता है। तो इसलिए हम लोग मतलब राइनाइटिस की तरह इसमें डिस्चार्ज होगा, तो इसलिए हम लोग इनको कहते हैं स्नफल्स, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं स्नफल्स। तो ये हमारा अर्ली ऑनसेट के केस में है। अब बात करते हैं लेट ऑनसेट में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेट ऑनसेट में क्या रहेगा हमारा, एक तो मिलता है हमें हचिनसन्स ट्रायड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हचिनसन्स ट्रायड। इस हचिनसन्स ट्रायड में क्या क्या आता है, पहला आता है हचिनसन्स टीथ। मैं बताऊंगी अभी क्या होता है हचिनसन्स टीथ। हचिनसन्स टीथ हो गया, प्लस इंटरस्टिशियल केराटाइटिस हो गया एक, ये हम सिफिलिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सिफिलिस में मिलता है हचिनसन्स ट्रायड, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, प्लस हमें देखने के लिए मिलता है इसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। हचिनसन्स टीथ क्या होता है, जो आगे के इंसीजर्स होते हैं ना उसमें से नॉच होता है, ऐसे नॉच होती है, ऐसे टीथ देखने को मिलते हैं, इसको हम कहते हैं हचिनसन्स टीथ, ठीक है। नॉचिंग या फिर पैग शेप्ड टीथ भी कहते हैं इसको, पैग शेप्ड बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ किया जाता है, पैग शेप्ड होते हैं ये टीथ, आगे के जो इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ होती है हमारी मलबरी मोलर्स, ये हमारा हचिनसन्स ट्रायड का पार्ट नहीं होता, ये याद रखने की बात है। मलबरी मोलर्स, इसमें क्या होता है, मोलर्स का जो सरफेस होता है ना ऊपर वाला बहुत इरेगुलर होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मलबरी मोलर्स। तीसरी चीज़ है डिफॉर्म्ड नोज़। ऐसे पेशेंट्स में होता क्या है कि सबसे पहले सैडल नोज डिफॉर्मिटी होती है, उसके बाद में नेज़ल सेप्टम जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो नोज़ जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये होती है डिफॉर्म नोज़। अब 3 चीज़ें और बचती हैं, पहला है हमारा रैगेड्स। रैगेड्स का मतलब है कि जो ओरल कैविटी जो मुंह होता है, मुंह के पास में फिशर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब आसपास अराउंड द माउथ फिशर्स प्रेजेंट होंगे। और 5वीं चीज़ है सेबर शिन।
इसका मतलब है जो शिन होती है वो हमारी बोर्ड होती है, मुड़ी हुई हो जाती है, जो टीबिया होती है ऐसे पैर हमारे मुड़े हुए होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये सेबर शिन हो गया। और छठी चीज़ होती है क्लटन्स जॉइंट्स। क्लटन्स जॉइंट्स, इसमें क्या होता है कि जो नी जॉइंट होता है ना, बाइलेटरली दोनों साइड के नी जॉइंट्स में फ्यूजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लटन्स जॉइंट। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट, और सब सारे क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। बेसिकली बुलस रैशेस, एक्सरेज पे इन्फ्लेमेशन मिलेगा, पेरियोस्टाइटिस, मेटाफाइसाइटिस या फिर ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, स्यूडो पैरालिसिस ऑफ पैरेट्स मिलेगा, स्नफल्स मिलेंगे। स्नफल्स मतलब कि जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता है। लेट ऑनसेट्स पे हचिंसन्स ट्रायड देखने को मिलेगा, जिसमें हचिंसन्स टीथ, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस और एसएनएचएल देखने को मिलेगा। मलबरी मोलर्स, डिफॉर्म्ड नोज हो गया। रैगेट्स का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ फिशर्स अराउंड द माउथ। सेबर शिन का मतलब है बोर्ड शिन, और क्लटन जॉइंट का मतलब है बाइलेटरल नी जॉइंट में फ्यूजन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्जेनिटल सिफिलिस के हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अब हमें कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस की तरह इसमें भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखना है अब, ठीक है। तो पहले डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो कॉन्जेनिटल सिफिलिस के डायग्नोसिस में हम लोग वही जो सिफिलिस में कराते हैं VDRL टेस्टिंग करवाएंगे, ठीक है। VDRL टेस्टिंग करवाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मदर का बेबी से कंपेयर करेंगे VDRL टाइटर्स को। तो अगर हमारा 4-fold इंक्रीज होता है बेबी में, इफ़ मोर देन 4-fold इंक्रीज इन बेबी एज कंपेयर टू मदर, तो इसका मतलब है कि कॉन्जेनिटल सिफिलिस की डायग्नोसिस हमारी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो होती है रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्टिंग, तो RPR टेस्टिंग, RPR टेस्टिंग, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्टिंग कर सकते हैं, ओके। ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसमें याद रखना है पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो मतलब यूज़ कर सकते हैं, एक तो होता है IV प्रोकेन पेनिसिलिन, IV रूट से देंगे प्रोकेन पेनिसिलिन, ठीक है। इसमें होता है क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन G देते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन मतलब वही पेनिसिलिन G या फिर प्रोकेन पेनिसिलिन, ठीक है। ये हम देंगे 10 डेज़ के लिए। दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है सेफ्ट्राइक्सोन। अगर पेनिसिलिन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग सेफ्ट्राइक्सोन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिफिलिस हो गया। अब जो अदर्स में एक और इन्फेक्शन था वो था हमारा ज़ीका इन्फेक्शन, ठीक है। तो हम लोग उसमें अदर्स की दूसरी एंटिटी यानी कि ज़ीका इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। ज़ीका इन्फेक्शन, अभी जो ज़ीका इन्फेक्शन होता है ना, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मॉस्किटो बाइट से होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका होता है मॉस्किटो बाइट होता है, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो होता है, एडीज एजिप्टी, ठीक है। बाकी और रूट्स भी होते हैं, लाइक सेक्सुअल मोड से हो सकता है, ब्लड बोर्न हो सकता है, और साथ में मैटरनो फीटल रूट, जो कॉन्जेनाइटल पढ़ ही रहे हैं तो उसमें मैटरनो फीटल रूट तो है ही है, मैटरनो फीटल रूट से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है ना, रिस्क हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो फिर ऑर्गेनोजेनेसिस पे इफेक्ट आएगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो हमारे जो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस पे इफेक्ट आ रहा है तो पहला जो है हमारा वो होता है स्कल डिफॉर्मिटीज़, स्कल पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, स्कल डिफॉर्मिटीज़ में क्या रहेगा हमारा, पार्शियली कोलैप्स स्कल हो सकता है, ठीक है, पार्शियली कोलैप्स्ड हो सकता है स्कल, या फिर हमारा ओवर राइडिंग ऑफ सूचर्स हो सकता है, ओवरलैपिंग ऑफ सूचर्स, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ सूचर्स हो गया, या फिर प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा ऑक्सीपुट जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है, ठीक है, प्रोमिनेंट ऑक्सीपुट। अब ये जो ज़ीका वायरस होता है ना, ये हमारा न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है, तो ये हमारा ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है, तो ब्रेन इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेन इश्यूज़ में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपका हो जाएगा एट्रोफी हो सकती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, ठीक है, एट्रोफी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स,
उसमें भी स्पेशली वाइट मैटर इन्वॉल्व रहता है, तो वाइट मैटर की एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है हाइपरटोनिया, जो टोन होती है बहुत ज़्यादा हाई मतलब इंक्रीज हो जाएगी तो हाइपरटोनिया हो जाएगा, यानी कि स्पास्टिसिटी बढ़ जाएगी, ओके। तीसरी चीज़ जो रहेगी हमारी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, क्योंकि मतलब न्यूरल टिश्यूज़ में का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकती है। साथ में कोई भी एक्स्ट्रा पिरामिडल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ब्रेन अफेक्ट हो सकता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगे, इसमें क्या क्या आता है, कोरिया आ सकता है, एथेटोसिस आ सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा पिरामिडल मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे। साथ में इसमें भी कैल्सिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें डिफ्यूज़ नहीं मिलेंगे, इसमें सब कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशन मिलेंगे, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में डिफ्यूज़ कैल्सिफिकेशन से, ठीक है। इसमें है सब कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशंस, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं अपन तीसरा क्लिनिकल फीचर जो होता है वो होते हैं मस्कुलोस्केलेटल फाइंडिंग्स, ठीक है। मसल्स और स्केलेटल टिश्यू भी अफेक्टेड रहेगा हमारा। तो इसमें क्या मिलेगा हमें, इसमें हमें कॉन्ट्रैक्चर्स मिल सकते हैं लिम्स में, कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ लिम्स, ठीक है। अपर लिम लोअर लिम दोनों का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ लिम्स ये रह सकता है। और अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर्स हो गए तो हमारा लिम्स डिफॉर्मिटी आ जाएगी लिम्स में, तो डिफॉर्म्ड लिम्स हो गए, ठीक है, डिफॉर्म्ड लिम्स आ गए। दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर्स हो गए तो हमारा एक कंडीशन आ सकती है जिसको हम लोग कहते हैं आर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनाइटा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनाइटा, ठीक है। ये हमारा मस्कुलोस्केलेटल फाइंडिंग्स है। इसको मैं कर देती हूँ स्टार मार्क, क्योंकि ये नेम जनरली याद भी नहीं रहता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनाइटा ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब चौथी चीज़ जो है वो हमारी ऑक्यूलर फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस हो गई, तो इसमें हमारा क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा मैक्यूलर स्कैरिंग, मैक्यूलर स्कैरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो देखने को मिलेगी वो है पिगमेंटरी रेटिनल मॉटलिंग, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मिलेगी, रेटिना की थिनिंग हो जाएगी, थिनिंग ऑफ रेटिना, थिनिंग ऑफ रेटिना हो गया। चौथी चीज़ कैटरेक्ट हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, कोलोबोमा हो सकता है, और हमारा माइक्रो ऑफ्थेल्मिया हो सकता है एट लास्ट, माइक्रो ऑफ्थेल्मिया, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे हम लोग जीका वायरस का, आरटीपीसीआर करा सकते हैं, वो भी रियल टाइम आरटीपीसीआर करवाते हैं। मैं यहीं पे इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। तो इसका हम लोग डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, डायग्नोसिस के लिए हम लोग रियल टाइम आरटीपीसीआर करवाते हैं, ठीक है। ये हमारी होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ओके, रियल टाइम आरटीपीसीआर। और साथ में हम करा सकते हैं आईजीएम टेस्टिंग करवा सकते हैं, आईजीएम टेस्टिंग करवा सकते हैं, ओके। ये हो गया। अगर आईजीएम टेस्टिंग हमारी पॉजिटिव आती है, अगर पॉजिटिव आती है तो हम लोग उसको पीआरएनडी से कंफर्म करते हैं। पीआरएनडी मतलब क्या है, प्लैक रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्टिंग, ठीक है। प्लैक रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्टिंग, ये हो गया। अब इसमें जो ट्रीटमेंट है ना, इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कहने का ये है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट, नो प्रोफाइलैक्सिस एंड वैक्सीनेशन, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसका। तो इसका जो मेन बस टारगेट है वो बस मतलब मेन जो चीज़ है आपको करना है वो आपको बस एक्सपोजर को अवॉइड करना है, मतलब ऐसे कोई एंडेमिक जगह पे आप ट्रैवल ही मत करिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब मेन हो सकता है, बाकी इसका देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, नो प्रोफाइलैक्सिस एंड नो वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ये हो गया जीका वायरस, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग रुबेला की। रुबेला के लिए पहले हम देखेंगे रुबेला, उसके बाद हम टॉर्च यानी कि कॉन्जेनाइटल रुबेला वाले पे आएंगे, ठीक है।
तो अब शुरू करते हैं रुबेला से। तो रुबेला की बात कर रहे हैं, तो रुबेला का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो होती है टोकाविरिडी फैमिली का वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस जो कि रहेगा हमारा टोकाविरिडी फैमिली का। ठीक है, टोकाविरिडी, ठीक है, ये रहा। अब इसका जो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है, इन्फेक्टिविटी पीरियड इसमें क्या रहेगा हमारा 5 डेज़ बिफोर एंड 6 डेज आफ्टर द रैश, ये हमारा इन्फेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो रैश के 5 दिन पहले बिफोर एंड रैश के 6 दिन बाद 6 डेज आफ्टर द रैश, ये हमारा इन्फेक्टिविटी पीरियड है। मतलब कि इस ड्यूरेशन में हम लोग डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। अब इसके ना कुछ और नाम भी होते हैं, लाइक इसका जो रैश होता है वो मीज़ल्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। ये मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है और फेस से स्टार्ट होता है, ट्रंक को स्प्रेड करता है, सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू मीज़ल्स। तो इसको हम लोग जर्मन मीज़ल्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज जर्मन मीज़ल्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जर्मन मीज़ल्स करके बोल रहा है तो इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट मीज़ल्स बट इट इज़ टॉकिंग अबाउट रुबेला। ओके, दूसरा जो नाम है वो ये है, मतलब इसका जो रैश है मीज़ल्स के बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन मीज़ल्स के रैश की ड्यूरेशन 4 डेज़ होती है, इसकी ड्यूरेशन होती है 3 डेज़, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज 3 डेज़ मीज़ल्स, 3 डेज़ मीज़ल्स। ओके, तो ये इसके अदर नेम्स हो गए। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में इसमें भी फीवर प्लस रैश होता है। अब इसी की बात करेंगे कि फीवर और रैश मतलब कैसे अलग अलग है इसमें। तो जो फीवर, इसमें जो फीवर होता है ना, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट और एब्सेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रैश से पहले प्रोड्रोमल फीचर्स आए ही आए, इसमें विदाउट फीवर भी रैश आ सकता है। इनफैक्ट रैश कैन बी द फर्स्ट फाइंडिंग। ओके, तो यूजुअली इट हैपन्स, फर्स्ट साइन इज़ यूजुअली रैश इन केस ऑफ रुबेला। ओके, सेकेंड जो फीचर है वो है हमारा रैश, तो इसके आगे मैं लिख देती हूँ यूजुअली फर्स्ट क्लिनिकल साइन। अब इसके बाद इसके रैश में क्या खासियत होती है ये हम देख लेते हैं अभी। तो इसका जो रैश होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम फेस एंड स्प्रेड्स टू द ट्रंक, इट इज़ ऑल्सो मैक्यूलोपैपुलर एज जस्ट एज मीज़ल्स। ठीक है, बट इसमें जो डिफरेंस आता है वो कहाँ आता है, लास्ट फॉर 3 days plus it does not leave any kind of pigmentation after it disappears. Okay, so no residual pigmentation or desquamation, nothing is left. Okay, desquamation ये हो गया। अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, मतलब वो की है कि यहाँ पे बात रुबेला की हो रही है। तो अदर फीचर्स में क्या क्या आएगा, अदर फीचर्स में 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारा फॉर्शहाइमर स्पॉट्स, थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है बट यू हैव टू रिमेंबर इट, फॉर्शहाइमर स्पॉट्स ये हो सकता है। दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, तो जो फॉर्शहाइमर स्पॉट्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, ये हमारे ओरोफेरिंग्स में होते हैं, और टाइनी रोज लीजन्स होते हैं, ये टाइनी रोज लीजन्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं फॉर्शहाइमर स्पॉट्स। और जो लिम्फेडिनोपैथी होती है वो होती है हमारी सबऑक्सिपिटल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, सबऑक्सिपिटल लिम्फ नोड्स। दूसरा हमारा पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकता है, और एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी हो सकता है इन्वॉल्व। ठीक है, ये हमारे स्पेशल फीचर्स हैं जिसमें फॉर्शहाइमर स्पॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं रुबेला की जल्दी से। तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके जनरली बहुत रेयर होते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कॉम्प्लिकेशंस में अगर आते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं, पोस्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, मतलब कि रैश के 2 हफ्ते बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो सकता है।
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 2 वीक्स आफ्टर द रैश, ठीक है, हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो हो सकती है ऑर्थराइटिस, ठीक है, एडोलेसेंट्स में और एडल्ट्स में ऑर्थराइटिस हो सकता है। तीसरी चीज़ जो होती है मोस्ट सीवियर जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमारा पोस्ट प्रोग्रेसिव रूबेला पैनएन्केफेलाइटिस होती है। तो प्रोग्रेसिव रूबेला पैनएन्केफेलाइटिस ये हो सकती है, पैनएन्केफेलाइटिस, मतलब कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है तो ये हमारा फेटल हो सकती है कंडीशन, ठीक है। ये 3 इसके हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके प्रिवेंशन कैसे करें, तो रूबेला की वैक्सीनेशन होती है, MR वैक्सीन अवेलेबल है, तो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग करते हैं MR वैक्सीन, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे अपने टॉर्च इन्फेक्शन के साथ ही रूबेला की बात कर ली है। अब हमारे कुछ चीज़ें रह रही हैं, लाइक कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम रह रहा है, और हमारा साइटोमेगेलो वायरस और हर्पीज ज़ोस्टर और सिम्प्लेक्स रह रहा है टॉर्च इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम की, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो रूबेला के बाद में कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम जो कि हमारा टॉर्च इन्फेक्शन का पार्ट है। तो अगर हमारा रूबेला मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो जाता है तो हमारा बेबी में हो जाएगा कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, ठीक है। ये हमारा मोस्ट सीवियर जो होता है इंट्रायूटरल इन्फेक्शन रहता है, मोस्ट सीवियर। मोस्ट कॉमन जो होता है वो साइटोमेगेलो वायरस का होता है, लेकिन मोस्ट सीवियर होता है रूबेला, ठीक है। इसमें हमें देखने को मिलता है ट्रायड में क्या क्या रहेगा, एक तो रहेगा हमारा ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन में कैटरैक्ट प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और हमें साथ में देखने को मिलेंगे कार्डियक डिफेक्ट्स, ठीक है। अब जो SNHL है ये हमारा मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है। बाकी मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन की बात करें, अगर मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन जो होता है वो होती है हमारी सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी, ये हमारी मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन है। और अगर मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट्स की बात करें, मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट कौन सा होता है इसमें, तो वो होता है हमारा PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। ये हमारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट होता है PDA, ठीक है। ये होता है हमारा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। अदर जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, कोई भी कार्डियक डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसका जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है ना, जो अभी हमने बात करी है उससे ऊपर रूबेला के अंदर अभी आएगा, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इसकी क्रोनिसिटी, मतलब ये इन्फेक्शन जो है बैठा रहता है, ये इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक ब्रेन में सर्वाइव करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव रूबेला पैनएन्केफेलाइटिस, ये जो बात करी हमने, तो रहेगा प्रोग्रेसिव रूबेला पैनएन्केफेलाइटिस। तो हमारा ब्रेन में बहुत देर तक ये सर्वाइव करता है, तो ये कंडीशन कर सकता है PRP, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं इसको। इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें क्या होगा कि सीजर्स आ सकते हैं बच्चे को, क्रोनिक कंडीशन है ना, तो आगे जाके स्कूल टाइम में ये मैनिफेस्ट होगा PRP, तो उसमें सीजर्स आ सकते हैं बच्चे को, स्कूल प्रोग्रेस में डिटेरियोरेशन हो सकता है, ठीक है। ये लिख दे दिया मैंने, स्कूल फंक्शन में मतलब उसका अच्छा रिजल्ट वगैरह नहीं आएंगे पहले के कंपैरिजन में। दूसरा होगा इंटेलेक्ट डिस्ट इम्पेयरमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है बच्चे का। अदर फीचर्स जो कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम जो होता है उसमें हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम में, IgM एंटीबॉडीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम जो कर सकते हैं, थ्रोट स्वाब लेंगे और थ्रोट स्वाब का कल्चर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डायग्नोसिस बना के यहाँ पर IgM एंटीबॉडी डेमोन्स्ट्रेशन, और दूसरी चीज़ है थ्रोट स्वाब का कल्चर, ठीक है, थ्रोट स्वाब कल्चर।
ये चीज़ हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के नाम पे यहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ वैक्सीन अवेलेबल है जो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, MMR लाइव एटेन्यूएटेड होती है। और इसका जो स्ट्रेन होता है वो हमारा RA27/3 स्ट्रेन होता है ये इसका, ठीक है। ये हमारा कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम की सारी बात हो गई। कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम की सारी बात हो चुकी है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? रूबेला सिंड्रोम हो गया। अब हम बात करेंगे साइटोमेगेलोवायरस और हर्पीज़, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।